आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड जिसे अमूमी तौर पे हम अपनी ज़ुबान में बड़ा बुखार भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो टाइफाइड का मर्ज़ है वो किन वजूहात की बिना पर होता है, और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जो टाइफाइड का मरीज़ है उन्हें कौन कौन सी अलामतें जो हैं उनका सामना करना पड़ता है, और जो इस टाइफाइड की जो तशख़ीस है इसके लिए क्या लेबॉर्ट्री टेस्ट जो हैं वो करवाए जाते हैं, इसका इलाज क्या है टाइफाइड का। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जो बड़ा बुखार टाइफाइड है इसके लिए कौन सी वैक्सीनेशन आ रही है, और अगर आपको टाइफाइड होता है तो आपने किन खुराक का इस्तेमाल करना है, यानी आप क्या डाइट जो है वो टाइफाइड के यानी बड़े बुखार के दौरान जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइफाइड या बड़ा बुखार जिस जरासीम की वजह से होता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला पैराटाइफी। अब अगर हम लोग जो है साफ़ पानी का या साफ़ खुराक का इस्तेमाल नहीं करते या किसी गैर मियारी जो है खुराक का इस्तेमाल करते हैं तो ये जरासीम जो है ये क्या करता है कि टाइफाइड की वजह बनता है, यानी बड़े बुखार की वजह बन जाता है। बात करते हैं ऐसी कौन सी वजूहात है जिनकी बिना पे जो बड़ा बुखार यानी जो टाइफाइड का मर्ज़ है ये फैलता है। इसके टाइफाइड को से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है साफ़ पानी का इस्तेमाल करें और साफ़ खुराक का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर पानी साफ़ नहीं है या खुराक साफ़ नहीं है तो ये सबसे बड़ी वजह है टाइफाइड की। आप जब भी पानी को इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि आप उबला हुआ पानी जो है वो इस्तेमाल करें, पानी को पहले बॉईल कर लें। दूसरा ये है कि जब भी आप खुराक जो इस्तेमाल करते हैं कोशिश करें कि वो साफ़ जो है खुराक हो। जब भी आप बाज़ार से फल या सब्ज़ियाँ ख़रीद कर लाते हैं या चाहे गोश्त है, आप इनको अच्छे से प्रॉपरली इनको वॉश किया करें, अच्छे से इनको धोया करें। और जब भी आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाने से पहले भी अपने हाथों को जो है वो अच्छी तरह से वॉश कर लें। इसके बाद जो आपको एक और एहतियात करनी है कि जब आप खाना बनाते हैं तो कोशिश करें खाना जो है बिल्कुल आपने अच्छे से पकाया हो, कच्चा ना रह जाए। अगर कच्चा खुराक होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें भी जर्म्स होंगे, क्योंकि वो जर्म्स उनको प्रॉपर हीट नहीं मिली, वो जितने भी जरासीम है वो प्रॉपरली किल नहीं हुए हैं, तो ये टाइफाइड की जो है वजह बन सकते हैं। दूसरा आपने कोशिश करनी है कि जो आपके अपने हाथ हैं इनको आप प्रॉपरली वॉश करें, इनको धोएं, खाना खाने से पहले भी धोएं, और जब आप खाना बना रहे होते हैं तो उससे पहले भी जो है आप अपने हाथों की सफाई का जो है लाजमी ख्याल करें। तो ये सब चीज़ें जो है आपने इन पे अमल करेंगे तो टाइफाइड का जो मर्ज़ है वो नहीं होगा। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि कोई भी जो खाने की चीज़ है उसको या जो आपने जो पानी उबाला है इसको आप जो है खुला ना छोड़ें। आप इनको प्रॉपरली खुराक को पानी को ढक के रखें, क्योंकि जब आप खुला छोड़ेंगे तो उन पे मक्खियाँ वगैरह बैठने के चांसेस जो होते हैं ये बढ़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ये बड़ा बुखार हो सकता है। और आपके गिरदोनवा में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे देखें कहीं कूड़ा किरकट वगैरह तो नहीं जमा। अगर तो कूड़ा किरकट वगैरह मौजूद है गिरदोनवा में तो आप उनको वहाँ से जो है साफ़ करवाएं, क्योंकि ऐसी जगहों पे जो है वो मक्खियाँ ज़्यादा तौर पर पाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो होता है कि फिर टाइफाइड के इम्कानात बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये मक्खियाँ कल को खुराक वगैरह पे बैठती हैं और इंसान की सेहत को मुतासिर करती हैं। अगर बात करें टाइफाइड या बड़े बुखार की अलामतों की तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुखार की, यानी फ़ीवर की। अब जो टाइफाइड है इसमें जो बुखार होता है, फ़ीवर होता है, इसको कहा जाता है लेडर स्टेप फ़ीवर। इससे मुराद ये है कि जो जैसे जैसे दिन गुजरता है, यानी जब सुबह होती है मॉर्निंग, फिर दिन, शाम, रात, तो वक्त गुजरने के साथ, दिन गुजरने के साथ जो बुखार है वो तेज़ होता जाता है, और फिर जो नेक्स्ट मॉर्निंग आती है बुखार कम हो जाता है, और फिर इसी तरह दिन गुजरने के साथ जो है बुखार तेज़ होता रहता है। और जब फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आती है तो बुखार जो है इसमें एक टेम्परेचर में जो है एक प्लेट्यू आ जाता है, फ्लैट हो जाता है, और फिर जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस करता है तो टेम्परेचर भी जो है वो उसी तरह तेज़ होने लग जाता है। टाइफाइड के मरीज़ शिकायत करते हैं कि उनका खाना खाने को दिल नहीं करता, यानी उनको भूख नहीं लगती। इसके अलावा जो है उनको थकावट रहती है, उनके जिस्म में दर्द रहता है, उनको बॉडी एक्स रहती है, उनके सर में दर्द रहता है। इन सब अलामतों के अलावा टाइफाइड के पेशेंट्स में रोज स्पॉट्स रैश जो है वो भी कॉमनली प्रेजेंट होती है ऑन चेस्ट एंड अपर एब्डोमेन पर। ये जो रैश होती है ये 3 to 4 होते हैं नंबर में, और ये खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं विद इन 3 to 5 डेज़। टाइफाइड के जो मरीज़ होते हैं उनमें जो अलामतें होती हैं वो 7 to 14 डेज़ में जो हैं वो रोनमा होना शुरू हो जाती हैं। अब इन टाइफाइड के पेशेंट्स में एक सिम्टम आता है जो कि सेकंड वीक के एंड में आता है, उसे कहा जाता है रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया से मुराद है कि हार्ट रेट का कम हो जाना। अमूमी तौर पे जब किसी भी मरीज़ को बुखार आता है तो बुखार के साथ जो है उसका हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है, लेकिन टाइफाइड के केस में इस तरह नहीं होता। इसमें जब पेशेंट को टेम्परेचर होता है तो इसके साथ जो है हार्ट रेट कम हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। इसके अलावा सेकंड वीक में जो पेशेंट की स्प्लीन होती है यानी कि तिल्ली, वो सॉफ्ट हो जाती है और वो इनलार्ज्ड हो जाती है।
टाइफाइड में पेशेंट को जो है खांसी की भी शिकायत रहती है, और इसके अलावा जो 3rd वीक है उसमें पेशेंट शिकायत करते हैं कि उनको पेट में दर्द रहता है और जो उनका पेट है वो फूल जाता है। टाइफाइड में पेशेंट को मतली की शिकायत होती है, उल्टियों की शिकायत होती है, इसके अलावा उनको कब्ज़ की शिकायत होती है। और तीसरे हफ्ते में पेशेंट जो है वो टाइफाइड का वो कंप्लेन करता है कि उसको डायरिया यानी दस्त की शिकायत रहती है। पेशेंट का जो वेट है वो कम हो जाता है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, और पेशेंट को जो है वो कमज़ोरी रहना शुरू हो जाती है। जो है वो निढाल रहता है, और उन पे जो है टाइफाइड में अक्सर जो है वो गनूदगी भी रहती है। टाइफाइड में जो डायरिया होता है उसे कहा जाता है पी सूप डायरिया। ये ग्रीनिश कलर का होता है, फाउल स्मेली एंड लिक्विड इन कंसिस्टेंसी होता है। इन सब अलामतों के अलावा जो टाइफाइड में मज़ीद जो अलामतें हैं, उनमें जो है जो पेशेंट होते हैं टाइफाइड के, उनकी जो टंग होती है, ज़ुबान पे आप देखेंगे तो आपको वाइट कोटिंग नज़र आएगी। और इसके अलावा जो टाइफाइड के मरीज़ होते हैं उनको शिकायत रहती है आंतों की सूजिश की, और बाज़ दफ़ा ये जो आंतें हैं इनमें ज़ख़म भी बन जाता है। अब अगर टाइफाइड का बर वक्त इलाज नहीं करवाया जाता, या इसका मुकम्मल तौर पर जो इसका इलाज है इसका ट्रीटमेंट पूरा नहीं किया जाता, या जो है टाइफाइड जो है वो पेचीदा हो गया है, तो जो इसकी पेचीदियाँ हैं उसमें इस तरह होता है कि जो आंतें होती हैं वो परफोरेट कर जाती हैं, इसे कहते हैं इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इसमें इस तरह होता है कि आंतों में जो है वो सुराख हो जाता है, या आंतें जो हैं वो फट जाती हैं। तो इसके लिए जो है वो फिर अर्जेंट तौर पे ऑपरेशन करना पड़ता है, यानी अर्जेंट सर्जरी जो है वो मस्ट रिक्वायर्ड होती है। अगर टाइफाइड सस्पेक्टेड है तो ऐसे कौन कौन से लेबॉर्ट्री टेस्ट या इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल हैं जो टाइफाइड के केस की डायग्नोसिस के लिए जो हैं वो किए जाते हैं, तो उसके बारे में अब हम आपको बताते हैं। टाइफाइड के डायग्नोसिस के लिए जो सबसे मोस्ट स्पेसिफिक और मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट जो लेबॉर्ट्री में अवेलेबल है वो है ब्लड कल्चर टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट जो है ये पॉजिटिव आ जाता है विद इन फर्स्ट वीक में, यानी पहले हफ्ते में ही अगर आपको टाइफाइड है तो ये जो है इसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट टेस्ट है जो कि टाइफाइड में किया जाता है, और उसी की बेस पे जो है डायग्नोस किया जाता है। तो ये ब्लड कल्चर जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इफ़ेक्टिव जो है ये लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। ब्लड कल्चर के अलावा अगर आपको टाइफाइड की डायग्नोसिस के लिए कोई और मज़ीद टेस्ट वगैरह करवाने हैं तो उसके लिए बोन मैरो कल्चर आ जाता है, यूरिन कल्चर आ जाता है, एंड स्टूल कल्चर आ जाता है। आप ये 3 टेस्ट भी करवा सकते हैं। टाइफीडॉट जो है ये कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है टाइफाइड की डायग्नोसिस के लिए, लेकिन इसके बावजूद जो है कुछ पेशेंट्स अब भी आते हैं और वो जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि उनका टाइफीडॉट टेस्ट करवाया जाए ताकि उनकी टाइफाइड जो है वो तशख़ीस हो सके। वो अपनी हिस्ट्री में बताते हैं कि इससे पहले भी हमने टाइफीडॉट टेस्ट करवाया था और वो उनका पॉजिटिव आया था। तो याद रखना है कि टाइफीडॉट टेस्ट जो है वो अगर पॉजिटिव आता भी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको टाइफाइड हो, ये कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, और अब ये कहीं पर भी नहीं होता है, तो इसलिए आपने अब इस टेस्ट को अवॉइड ही करना है। अब जो विडाल टेस्ट है ये भी टाइफाइड के लिए एक टेस्ट है जो परफॉर्म किया जाता है, लेकिन याद रखें ये भी कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, क्योंकि ये कुछ और बीमारियां भी ऐसी मौजूद हैं जिसमें विडाल टेस्ट जो है उनके लिए भी ये पॉजिटिव आता है, तो जिसकी वजह से ये जो है टेस्ट जो है एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट बन गया है। अब हम बात करते हैं टाइफाइड के ट्रीटमेंट के बारे में। जो टाइफाइड का ट्रीटमेंट है वो आपने 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो उसका लेना होता है। 7 to 14 डेज़ तक डिपेंड करता है कि टाइफाइड की जो है वो सीवियरिटी कितनी है, यानी कितना शदीद आपको टेम्परेचर है और जितनी बाकी अलामतें हैं वो किस तरह की आपको मौजूद हैं। अगर तो माइल्ड टाइफाइड का केस है तो उसके लिए जो है ओरली एंटीबायोटिक्स जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है। ओरली जो एंटीबायोटिक्स हैं टाइफाइड के ट्रीटमेंट के लिए वो सेफेक्सीम है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, फ्लोरोक्विनोलोन्स आते हैं, लेकिन इन जो एंटीबायोटिक्स के जो है ओवर यूज़ की वजह से, ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ये जो एंटीबायोटिक्स हैं वो अब जो है टाइफाइड में इतनी मुफीद नहीं रही हैं। टाइफाइड के माइल्ड केसेस के ट्रीटमेंट के लिए जो एजिथ्रोमाइसिन है ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जा रही है। ये वाहिद मेडिसिन है पाकिस्तान में जो कि अभी अवेलेबल है, और ये टाइफाइड में जो है ये अच्छी जा रही है, इफ़ेक्टिव है, मौसर तरीके से ये जो है काम कर रही है। और जो टाइफाइड के सीवियर केसेस होते हैं तो उनके ट्रीटमेंट के लिए हम आईवी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली सेफ्ट्राइक्सोन और मीरोपिनम जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। जो सेफ्ट्राइक्सोन है ये मतलब ब्रांड नेम के साथ पाकिस्तान में अवेलेबल है, जैसे कि ऑक्सीडिल हो गया, रोजीफिन हो गया। इसी तरह जो मीरोपिनम है ये पाकिस्तान में मोस्ट कॉमनली जो इसका ब्रांड नेम अवेलेबल है वो है मेरोनम के नाम के साथ। अब टाइफाइड के लिए वैक्सीनेशन भी अवेलेबल हैं।
तो आप अगर चाहें तो आप टाइफाइड के लिए वैक्सीनेशन भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी एक ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे टाइफाइड जो है वो कॉमन है, या उस एरिया में, उस इलाके में टाइफाइड जो है वो एंडेमिक है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पे ट्रैवल करने से पहले जो है वैक्सीनेशन लगवा लें। टाइफाइड के लिए दो किस्म की वैक्सीन आती हैं, एक कैप्सूलर वैक्सीन और एक इंजेक्टेबल वैक्सीन होती है। अब जो कैप्सूलर वैक्सीन है, ये आपने एक दिन छोड़कर एक दिन जो है 4 कैप्सूल लेने होते हैं। और ये जो वैक्सीन होती है, आपने कोशिश करनी है कि इसको आप जो है किसी भी जगह पे आप जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ टाइफाइड है, तो वहाँ पे जाने से पहले आपने इसको 1 हफ़्ता पहले कंप्लीट करनी होती है इस वैक्सीन को। और जो है इसको आप 5 साल बाद जो है इसकी बूस्टर डोज ले सकते हैं। आप इसको दोबारा जो है इस वैक्सीन को रिपीट करवाते हैं। टाइफाइड की वैक्सीनेशन इंजेक्टेबल फॉर्म में भी मौजूद है, यानी आपको इसका इंजेक्शन भी मिलता है। ये वैक्सीनेशन बड़े लोगों के अलावा छोटे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी ऐसे एरिया में जहाँ आप ट्रैवल कर रहे हैं, टाइफाइड एंडेमिक या फैला हुआ, तो उस इलाके में जाने से तकरीबन 2 हफ़्ते पहले आपने इस वैक्सीनेशन को कंप्लीट करवाना है। इसके अलावा जो इसको अगर आप रिपीट करवाना चाहते हैं इसकी बूस्टर डोज, तो वो आपने जो है 2 साल के बाद लगवानी होती है। बात करते हैं कि जिन लोगों को टाइफाइड है तो वो कौन सी जो है उनको डाइट लेनी है, यानी उन्हें खाने पीने में किन अशिया का इस्तेमाल करना है। अब जिन लोगों को टाइफाइड का मसला है उनके लिए ज़रूरी है कि वो प्रॉपरली हाइड्रेट रहें, यानी कि जो साफ़ पानी है उसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें, बार बार पानी का इस्तेमाल करें, लेकिन ज़रूरी है कि पानी जो है वो साफ़ होना चाहिए, प्रॉपरली प्योरीफाइड पानी होना चाहिए। इसके अलावा अगर जो है कुछ पेशेंट्स हैं वो कंप्लेन करते हैं कि जब वो पानी पीते हैं, जिनको टाइफाइड है, तो उनको जो है नौसिया होता है, यानी कि उनका दिल ख़राब होता है, मतली होती है, उनको वॉमिट हो जाती है, उल्टियाँ आती हैं। तो इसके लिए जो है बेहतरीन है कि आप लेमन वाटर इस्तेमाल करें या आप जो कोकोनट वाटर आता है, नारियल का पानी, आप ये इस्तेमाल करें। टाइफाइड के मरीज़ों के लिए ज़रूरी है कि वो खाने के लिए जो खुराक इस्तेमाल करें, नरम खुराक का इस्तेमाल करें, जैसे कि दलिया आता है, खिचड़ी आती है। आप ये चीज़ें जो हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है सॉफ्ट डाइट है। अगर बात करें टाइफाइड के ट्रीटमेंट की, स्पेशली जो माइल्ड केसेस ऑफ टाइफाइड होते हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन जो अभी जा रही है ओरली जो टैबलेट है वो जिथ्रोमाइसिन है। ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स के साथ अवेलेबल है, जैसे कि जेट्रो है, एजोमैक्स है, सिटमा और मैक्रोबैक है। अब हमारा मसला ये जो हमारा अलमिया है स्पेशली, कि हम लोग जो है एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा बेतरीक़े इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक है वो रेजिस्टेंस डेवलप होती जा रही है, कि जो अद्वियात हैं वो बीमारियों में काम नहीं कर रही हैं, वो इफ़ेक्टिव नहीं रहती हैं। अब स्पेशली अगर टाइफाइड केस की बात करें तो जितनी भी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो रेजिस्टेंस होती जा रही हैं और वो टाइफाइड में इफ़ेक्टिव नहीं है। अब वाहिद जो मेडिसिन है जो अब टाइफाइड में रिस्पॉन्ड कर रही है ओरली, वो एजिथ्रोमाइसिन है, जो कि इफ़ेक्टिव जा रही है। तो हमें ये ज़रूरी है और हमें ये चाहिए कि हम इसका एजिथ्रोमाइसिन का बेजा दरेक इस्तेमाल ना करें, इसको हर माइल्ड और केसेस में ना इस्तेमाल करें, ताकि जो है अगर कोई टाइफाइड का केस आता है तो ये उसमें एजिथ्रोमाइसिन अगर दी जाए तो ये इफ़ेक्टिव रहे। इसका बेजा इस्तेमाल जो है इसको भी टाइफाइड में रेजिस्टेंस बना देगा। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।